कल मैं देख रहा था सर, आप एक बड़े चैनल पे थे, संदीप जी के साथ थे। आप बता रहे थे बिटुमिनस वाला, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोली, वो मैंने कहीं और एक्सपर्ट से सुनी नहीं। तो भारत पर इसका बड़ा भारी असर पड़ने वाला है सर, बिटुमिनस का। और मेरा मानना ये है, क्योंकि क्योंकि अगर आप 60 to 80% यहां से लेते थे, इन देखिए छोटे छोटे मुल्क है ना, बाकी तो 140 करोड़ लोग यहाँ हैं, तो असर तो यहाँ पड़ेगा। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आज के दिन आप चारों तरफ देखिए, हाईवेज जगह जगह पे खोल रखा है, तो भारत पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब क्योंकि हम बड़ा मुल्क है, हमारी बड़ी एस्पिरेशंस है, हमारे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। 6 to 8, अगर आप 6 मिलियन टन मीट्रिक टन की बात करते हैं एनुअली, तो आप देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कितना बड़ा मतलब आप है। और अगर इसमें आप 2-3 महीने ये लड़ाई चल जाती है और ये डिसरप्ट हो जाता है, तो फिर फर्क पड़ेगा, सीरियसली फर्क पड़ेगा, मेरा मानना ये। मतलब मैं जो थोड़ा सा, मेरी टीम ने जो वर्क किया था, उसके बाद ही मैंने स्टेटमेंट दी है। मैं ये आउट ऑफ द वे जाके स्टेटमेंट नहीं दिया। इसका असर पड़ेगा हमारे यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन इतनी भारी चल रही है, हमारे यहाँ एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन चल रही है। हम सबसे ज्यादा, मतलब हमारा मुल्क इसमें इन्वॉल्व है, नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो बिटुमन एक बहुत क्रिटिकल वो है, मतलब सब्सटेंस। लेकिन सरकार क्यों ऐसा दिखा नहीं रही है सर? अगर आप कुछ इस पे सरकार पे बताना चाहें कि गवर्नमेंट अभी तक ये कह रही है कि कोई असर नहीं पड़ेगा, हम लोग मैनेज कर लेंगे, जबकि जमीन पर असर दिख भी रहा है, आम आदमी को महसूस भी हो रही है उसकी चुभन, पर सरकार का बयान कुछ दूसरा है। देखिए रविंदर, एक एक इस सरकार को, मैं ज्यादा इस सरकार का कोई ज्यादा प्रशंसक नहीं हूं, पर कुछ चीजें तो अच्छी भी लगती है ना कुछ। जैसे मतलब देश में अगर सरकार ही मतलब इस किस्म की नकारात्मक बातें करेगी, तो देश में कितना मतलब वो फैलेगा। जैसे मैंने कहा था, जब जब प्राइम मिनिस्टर ने जब चाइना के ऊपर स्टेटमेंट दी थी, ना कोई गुस्सा है ना कुछ और। एक आप प्राइम मिनिस्टर से ऐसी स्टेटमेंट की उम्मीद करते हैं, आप रियल ग्राउंड को वो भी समझते हैं, हमें भी मालूम है, दुनिया को भी मालूम है, आजकल दुनिया भर की वो है, तो सबको मालूम है। लेकिन गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव स्टांस बना के रखना, ऑल्टरनेटिव्स वर्क करते रहना, बिहाइंड द सीन काम करते रहना, मैं समझता हूँ वो अनिवार्य है, वो बहुत अनिवार्य है। पहले भी हमारी लीडरशिप ऐसे ही करती थी। ऐसा नहीं है कि भाई ये आज कोई नई बात कर रही है, आज हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में कोई नया जादू आ गया। हमारे पास बहुत काबिलियत, बहुत एक एक मतलब पिछले 70 साल में रविंदर बहुत कुछ बिल्ड हुआ है। तो वर्किंग भी, डिप्लोमेट्स की फाइननेस भी, सब कुछ है, उसका पार्ट है। तो ये सरकार जो बोल रही है, ये मैं समझता हूँ एक देश में पॉजिटिविटी और बैकडोर चैनल से काम करने की इफेक्ट पड़ेगा। अब इसको कैसे सरकार इसके ऊपर से कैसे मतलब इस महंगाई को या उसको कैसे कंट्रोल करेगी। और बहुत रिजर्व है इंडिया में। देखिए इंडिया में एक बात मानना पड़ेगा, आप किसी भी मुल्क में अगर नोटबंदी, मैंने एक नोट बंदी नहीं, नोट ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी रशिया में, कि भी डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी देखी थी जब सोवियत यूनियन ब्रेक हुआ, बुरा हाल हो गया था। ये डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मैंने ईस्ट यूरोप में कई कंट्रीज में देखी, जैसे ईस्ट यूरोप में जैसे डेमोक्रेसी आई, बहुत बुरी। भारत के अंदर इंटरनल रिजर्व जो है, मतलब हमारी समाज में, हमारे लोगों में, हमारे हर लेवल पे, मतलब वो जो रिजर्व है ना, वो ऐसे टाइम पे काम आ जाते हैं। अब ये गैस एक ऐसी चीज है जिसका आपके पास रिजर्व अब। और मैं आपको, आपके दर्शकों को बताऊं कि 2005 में हमारे जो स्ट्रैटेजिक थिंकर्स थे, उन्होंने महसूस किया था कि लड़ाई हो सकती है। और जिस तरह से 98 में लास्ट के बाद अमेरिका ने हमारे पे सैंक्शंस लगाए थे, और ये सैंक्शंस अगर चल सकते हैं, और कारगिल की जब हमने प्रॉपर एनालिसिस की थी, तो हमने ये भी कहा था कि हमें स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स के लिए, और हमने देखिए विशाखापट्टनम में, पोदूर में और बेंगलोर में कितने बड़े बड़े डिपोज बनाए क्रूड स्टोरेज के, स्ट्रैटेजिक स्टोरेज के। तो इसलिए आज सस्टेन कर रहे हैं, राइट। तो रिजर्व उसके, लेकिन क्योंकि गैस, एलपीजी, एलएनजी वगैरह का स्टोरेज एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, और वो एक बहुत ही है, उसमें अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है, वो पॉसिबल नहीं है अभी, शायद होगा टाइम पे, उसकी किल्लत आ सकती है। बाकी रिजर्व्स हैं, और रिजर्व्स तो पेट्रोल पंप, अब जैसे हमारे यहाँ फौज में रिजर्व्स है 180 डेज के, मतलब आप कुछ भी हो जाए 180 डेज फौज लड़ाई लड़ सकते हैं। वो हमारे रिजर्व हम मेंटेन करते हैं, उनकी इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं। तो इस किस्म का जो कैपेबिलिटी है हमारे अंदर, वो सस्टेन कर रही है हमको। ऐसा नहीं है कि भाई सरकार कोई जादू की छड़ी लेके कर देगी ना। हमारे लोगों की जो स्मॉल बाउल में, देखो हम लोग गाँव गूँ से आए, हमें मालूम है, हम छोटी कटोरी में भी खा सकते हैं। जब होती है तो
बहुत छोटी कटोरी, हमारी वेस्टर्न की तरह नहीं है कि प्लेट में 4 कोर्सेज चाहिए। तो यही हमारी कैपेबिलिटी है, और इसी को मतलब शायद मतलब हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। जी, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला सुलझ नहीं रहा है सर। 2 नहीं जहाज़ सुलझेगा, नहीं सुलझेगा। देखिए रविंदर, वो तो हम पहले दिन से कह रहे थे। मुझे जैसे फुजैरा पे तो नहीं था, पर ये तो 20 बार हो चुकी है। हम फौज गुजर गई हमारी ये कहते हुए कि भाई अगर कभी खाड़ी में कुछ हुआ तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जरूर कंट्रोल करेगा। देखिए हॉर्मुज एक छोटा आइलैंड है, राइट, जिससे स्टेट जो पहले आज मतलब जब 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 एम्पायर थी, पर्शियन एम्पायर थी, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर था। तो हॉर्मुज तभी, और हॉर्मुज से ये 30 किलोमीटर 32 किलोमीटर के एरिया, इसमें लिमिटेड चैनल है। दोनों अगर देखें तो मेरे ख्याल में 2 एक चैनल होंगे। वो ग्राउंड से हिट कर सकता है उनको, प्रिसाइज हिट कर सकता है, ड्रोन से हिट कर सकता है। जो स्पीड बोट्स हैं, सरप्राइज बोट्स हैं, उनको कहीं छुपा लो किसी भी तरह से, माइन से, अंडर वाटर ड्रोन से। तो वहां और क्यों कॉमर्स में, मतलब जो कॉमर्स शिप्स हैं वो क्यों रिस्क लेंगे? इंश्योरेंस क्यों रिस्क लेगी? क्यों रिस्क लेगा वो अपनी लाइफ के लिए? आप उसके दोनों साइड पेट्रोल भी लगा दो। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिए ना, और जो बाकी लोग, ये बेतुकी सी स्टेटमेंट है। कहाँ कहाँ आप किस किस को खड़ा करोगे? वो ड्रोन आसमान से आएगा, आप पे नहीं, आप जितना मर्जी कर लो, ऐसे कंट्रोल नहीं होती है। मतलब लंबी चैनल ऐसे नहीं होते। ये मतलब उनको जो सरप्राइज है वो ये है एक्चुअली में, कि शायद अमेरिकन ने ये सोचा था कि जब अयतुल्ला खोमनी और टॉप लीडरशिप चली जाएगी तो कुछ कंप्रोमाइज एलिमेंट्स होंगे ईरान के अंदर। कंप्रोमाइज एलिमेंट से उनको उम्मीद थी कि वो फिर उसको संभाल लेंगे और धीरे धीरे वो नेगोशिएटिंग टेबल पे ले आएंगे, और हार्डलाइनर जो है वो बैकग्राउंड में हो जाएंगे और वो अपनी जान बचाएंगे। और ये फिर जो 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 मॉडरेट लीडरशिप है, जो आपने जिनसे बातें कर रखी है बैकडोर चैनल से, ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी भूल थी। ये सबसे बड़ी भूल कि यहाँ लोग कंप्रोमाइज हो सकते हैं, लेकिन वो ओपनली नहीं आ सकते, क्योंकि ये एक सिविलाइजेशन है। यहाँ पे बहुत इंट्रिकेसीज है। और अयतुल्ला खामनी कोई इंडिविजुअल नहीं थे, कोई आइडियोलॉजी नहीं थे, कोई रिलीजियस हेड नहीं थे, कोई सिर्फ सिर्फ एक सेक्ट नहीं थे, वो एक सिस्टम थे। सिस्टम बहुत टाइम लेता है टूटने में, अंदर सिस्टम नहीं गिरता इतनी जल्दी। तो सिस्टम में कहीं न कहीं कोई ना कोई बच जाता है, खासकर ईरान जैसे सिस्टम में। और उनकी तो वैसे इंटरनल खिलाफत थी, तो खिलाफत तो थी। अगर वो 30-40% थी तो आज तो कम हुई होगी ना। और जब आप किसी कंट्री में इस तरह से तहस-नहस करते हैं, वहां किसी के रिलेटिव मरते हैं, कल तक अगर मैं अगेंस्ट भी हूं और बाहर वाले ने, अगर मेरा एक रिलेटिव गुजर जाता है, तो फिर मैं बाहर वाले के खिलाफ हो जाता हूँ ना, फिर मैं अपने डिफरेंसेस भूल जाता हूँ। तो ये ओल्ड सिविलाइजेशंस का, ओल्ड कल्चर्स का, ये अमेरिकन नहीं समझते कि ये बाइंडिंग कर देता है रादर देन स्प्लिटिंग। तो वो बात जरूर है। आखिरी बात सर, भारत का अभी तक का जो रुख है वो सेटिस्फैक्टरी है? क्योंकि आपको डिप्लोमेसी का भी अनुभव है, आप देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं कई जगह पर। रविंदर, देखिए लड़ाई शुरू होने के बाद तो कुछ बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज जो उनके अपने अपनी डायनेमिक्स है, जो अपने एंड स्टेट उन्होंने दुनिया को नहीं बताए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज तक किसी को डिस्क्राइब नहीं किया, और ये कह देना कि सिर्फ इसराइल उसको लड़ाई में ले आया, नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी जो टीम है, उनके अपने, तो अब तो उसका कोई असर है नहीं। अब तो ये है कि भाई किसी तरह से अपना वहां से आप गैस लेते रहिए। और भारतीयों को भी इतना खतरा नहीं है कि भाई, बिकॉज वहां दुनिया भर के लोग हैं और हमारे लोग अब तक आ जाते हैं। अगर वहां खतरा लगता तो पहले वो अपने लोगों, शेख्स वहां खुद रह रहे हैं भाई, तो अभी इतना वो खतरा नहीं है। लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले और जनवरी फरवरी के अंदर जब आप बिल्डअप देख रहे, देखिए आज की तो गांव में कहावत है रविंदर, अगर सामने चारा पड़ा हो तो गाय भी खा लेती है और अपने बच्चे के लिए भी छोड़ती है। आज की तो आम आदमी भी सोचता है, माँ भी सोचती है कि शाम तक बच्चों का, जो स्ट्रैटेजिक थिंकर्स हैं इस दुनिया के, जिन पे जिम्मेवारी है इस देश के लिए, इस देश के लिए, पड़ोसी देशों में जिनकी जिनकी भी जिम्मेवारी थी, उनको बहुत मैच्योर होना चाहिए, उनको तो बहुत फारसाइटेड होना चाहिए, उनको बिल्टअप दिखना चाहिए था। उनको ये पूरा का पूरा बिल्टअप नहीं दिखा। वो ऐसे कहीं से अपना एयरक्राफ्ट कैरियर ला रहा है साहब, जो कभी भी नहीं लाया। इब्राहिम लिंकन लेके आ रहा है, गेरल्ड फोर्ड लेके आ रहा है, कोई लड्डू खाने थोड़ी आ रहा था। तो मेरी तो शिकायत ये है कि ये सो रहे थे। और बाकी ये जो जितनी भी कंट्रीज है, जापान, क्यों नहीं एक मूवमेंट बनाया जनवरी में? मेरी तो वो है।
अब तो क्या करोगे, अब तो आप चुप हैं, तो बोलने से भी कोई फायदा नहीं है। पर मेरा मानना यह है कि बैकडोर चैनल्स में जनवरी फरवरी में भारत को, चाइना को, जापान को, जर्मनी वगैरह जो अब बोल रहे हैं, मतलब इन कंट्रीज को, साउथ साउथ अफ्रीका को, ब्राजील को, इनको पार्टनरशिप करके और एक प्रेशर बिल्ड करना चाहिए था कि भाई ये बड़ा क्रिटिकल एरिया है, दुनिया का हब ऑफ कम्युनिकेशंस है, यातायात का यातायात का सेंटर है, और भाई ऑयल की तो हम देख ही रहे हैं, मतलब, और ट्रेड रूट्स हैं, यहाँ सारे कन्वर्ट होते हैं। अगर रेड सी में भी ये थोड़ा स्टार्ट हो जाए तो इमेजिन करो दुनिया पे क्या होगा। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को कनेक्ट करता है, हार्ट हार्ट है ना ये। मिडिल ईस्ट क्यों बोला, ईस्ट का मिडिल मतलब जहां से पूरा सब कुछ जा रहा है ना। तो इतने क्रिटिकल एरिया को, इतने जिसमें स्टेबिलिटी जरूर। और देखिए रविंद्र, आप अपने दर्शकों को समझाइए, मान लो अमेरिका सक्सीड हो गया और ईरान बिल्कुल वो, तो यहां तो इसका मतलब आगे आने वाले समय में अमेरिका और इजराइल की इतनी प्रभु सत्ता होगी कि भाई जिस मर्जी पे टैक्स लगा दो। और नेतन्याहू दूध के धोए हुए 35 साल से अपने लोगों को मूर्ख बना रहे हैं कि भाई मेरे देश को खतरा, मेरे, अरे आपके यहाँ की सुपर पावर हो आप इस एरिया की, आपके पास न्यूक्लियर है, आपके पास मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर है, टेक्नोलॉजिकल पावर है, आपको किसका खतरा है। आप उठा उठा के गाजा खत्म कर दिया, वेस्ट बैंक को आपने कर दिया, जब चाहते हो आप लेबनान को दबा देते हो, आपको क्या खतरा है। और उसने एक हवा बना रखा है। भाई कोई भी मिसाइल जो है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के पास नहीं है। ईरान से वो 14,000 किलोमीटर दूर है यार अमेरिका, कुछ जा नहीं सकता, अगले के पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं जो जो कुछ कर दे। तो इतने सेंसिटिव एरिया को जो दुनिया के डिप्लोमेट, दुनिया की, उसमें भारत भी इंक्लूडेड है, आप लोग सब चुप है। गांव में हो ना, गांव के रहने वाले, गांव में कहीं वो देखा ना राना जोटा जो हर कोई मारता है और सब अपने बच्चे को सब अंदर घुस जाते हैं, तो वो किसी कमजोर दरवाजे को गिराता, फिर किसी दिन की कमजोर दीवार को गिरा देगा, किसी के बच्चे को मारता, किसी को मार देगा। आपने ऐसे छोड़ रखा है ट्रंप को। तो लोगों को बोलना चाहिए था ना, लोगों को तो वेनेजुला क्रिटिसाइज करना चाहिए था। सब चुप है, हम हमारा ये है, हमारा कौन सा इंटरेस्ट है यार दुनिया में ये बोलने में कि साहब ये गलत काम है, ये नहीं होना चाहिए। क्या चला जाएगा वो आपसे, वो 150% टैरिफ लगा के क्या मिल जाएगा उसको, उसके देश को नहीं चाहिए चीजें। अगर हमारा नुकसान होगा तो उसका भी नुकसान होगा। और अगर दुनिया के बुद्धिजीवी लोग एक बेबुद्धि जीवी मुल्क को अगर ये ना बोले कि जी आप बेबुद्धिजीवी हो, आप जो कर रहे हो वो विनाशकारी है, ये पूरा इस एरिया को विनाश करेगी, कितना भी इंपैक्ट पड़ाओ, अगर 60-50 रुपए भी बढ़ाए, एक गरीब आदमी को देखिए यार। मतलब ये मुल्क जो, ये साउथ ईस्ट एशिया, 4 करोड़ से ऊपर लोग एशिया के इस रीजन में है, 4-5 करोड़ यार, इसमें से 250-300 करोड़ लोग तो गरीब है ना। यूरोप की तरह बड़े थोड़े, वो तो बेचारे छोटी कटोरी वाले जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो तो थाली में नहीं, बेले में नहीं, वो तो शायद कटोरी में खाना खा रहे। तो भाई ये जो है यहाँ मैं समझता हूँ एक फेलियर है, और जो कि आगे के लिए सोचना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है। भाई इस किस्म के मुल्क दुनिया में ये रुख है। सिर्फ ये कह देना कि भाई कई बार चुप्पी अच्छी है, मैं नहीं कह रहा अब आप जाके सर मारिए, आपकी कोई सुनी नहीं रहा, अब तो आपके पास कोई चारा नहीं, लेकिन टाइम पे प्रेशर डालना, एक ग्रुप बिल्ड करना। आपने ब्रिक्स में इतने पैसे खर्चे, आपने यहाँ वो क्या था G20 साउथ वो नॉनसेंस, कितना पैसा खर्चा, इतनी स्टेट, उसके वो शेयर भी काबू में नहीं आ रहे थे, दुनिया में स्टेटमेंट देते फिर थे जैसे उन्होंने पता नहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म करवा दी हो एक एग्रीमेंट। वो कहाँ गए वो सब उसका कोई तो हल होना चाहिए ना, उसका कभी तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए ना। तो वो किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। वो देखिए वो यूरोपियंस ने, वो एक कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने अच्छा उनको ग्रीनलैंड के ऊपर आमने सामने बोल दिया, साहब ये बंद कीजिए ग्रीनलैंड, मतलब सॉरी ये बंद कीजिए। तो बंद हुआ ना, कुछ थोड़ा बहुत वो लेगा ग्रीनलैंड में, लेकिन वो तो नहीं हुआ ना जो वो चाह रहा था। तो ऐसे कई बार इस किस्म की डिप्लोमेसी फर्म वर्ड्स में, नेशन, भारत 140 करोड़ लोग ही नहीं है, भारत एक ऐसी सिविलाइजेशन है यार जिसकी सदियों से तूफान नहीं बिगाड़ सके, बड़े बड़े भूचंग नहीं बिगाड़ सके, बगैर फॉरेन पावर नहीं बिगाड़ सके। अगर हम इतनी पावर्स को इतने 1000 साल की उसको झेल गए, तो हम तो बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, आज तो हम बहुत स्ट्रांग है। मेरा मानना है कि कुछ अच्छी चीजें सिद्धांत के ऊपर वक्त से पहले प्रीएम्प्टिव, बाद में तो साहब सब कुछ
आप मतलब जब घर के सामने आ गए 4 चोर और पीटने ही लग गए तो क्या करोगे? ताला लगाने का टाइम तो पहले था भई, मजबूती जी। होने का पहले था, घर में 2-4 हथियार रखने का टाइम वो पहले था, अब नहीं बिल्कुल, है। अब तो कुछ राइट। नहीं है,